करें स्टार्ट? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब मोशन। मोशन यानी गति। गति क्या है? फिर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। लेकिन गति से पहले हमें यह समझना होगा कि विराम क्या है, तभी तो गति समझ पाएंगे ना जी। तो विराम का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो हम यहां पे खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं, इधर उधर हम जब नहीं करें, यानी कि जब समय के साथ अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई पिंड है, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर यही है, इसी जगह पे है, और t इज इक्वल टू 20 सेकंड के बाद भी देख रहे हैं तो वो यहीं पर है, इसी पॉइंट पर है, यानी कि इसने अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं किया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। इसके बाद तब आता है क्या, आपका मोशन। मोशन यानी गति का मतलब क्या है कि जब समय के साथ अवस्था में क्या हो, परिवर्तन हो, जब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोशन। यानी कि कोई पिंड है, t इज इक्वल टू मान लीजिए 0 सेकंड पे इस पॉइंट पर है, लेकिन 10 सेकंड के बाद देख रहे हैं t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे उसने अपना पोजीशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसने मोशन किया है, इसने गति किया है। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब मोशन कैन बी यूनिफॉर्म, ये मतलब एक समान भी हो सकता है और ये असमान भी हो सकता है। तो समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, बिल्कुल हाई तक, है ना। तो चलो हो गया, चलिए लिख लेना, बाद में लिख लेना, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये जो मोशन है, टाइप ऑफ मोशन या गति के प्रकार। तो सबसे पहला होता है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन या फिर जैसे हम कहते हैं एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या होता है, जब समान समयांतराल में, जब समान समयांतराल में समान दूरी तय हो। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, ये हर एक सेकंड में कितना 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है, हर एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन में इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। इस कंडीशन की बात करें, वेलोसिटी जो है इस कंडीशन में जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इसका जो वेग है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहता है। और वेग अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में त्वरण जो होगा वो क्या होगा, त्वरण याद रखिएगा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग में वृद्धि, है ना, और रिटार्डेशन का मतलब होता है वेग में कमी। यहां पर लेकिन वेग क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इस कंडीशन में त्वरण 0 होगा। सवाल कैसे बनेगा, सवाल यहां से बनेगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी 0, है ना। ऑप्शन दे देगा वहां पर क्या, एक्सेलरेशन, या उसके लिए एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या वेरिएबल, इस तरह से आपसे दे देगा, याद रखिएगा 0 हो जाएगा। अब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर जैसे हम कहते हैं असमान गति, या जैसे हम लोग कहते हैं असमान गति, यानी जब समान समयांतराल में, जब समान समयांतराल में असमान दूरी तय हो, है ना, समान समयांतराल में असमान दूरी तय हो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहां पर देखिए, ये पहले सेकंड में मान लो कितना 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है, दूसरे सेकंड में ये 7 मीटर का दूरी तय कर लिया, तीसरे सेकंड में फिर 3 मीटर का दूरी तय कर रहा है, चौथे सेकंड में फिर 10 मीटर का दूरी तय कर रहा है। यानी कि क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताइए। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी यानी वेग नियत नहीं रहता, इसमें वेग नियत नहीं रहता है। और दूसरा याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण इसमें 0 नहीं होता है, त्वरण शून्य नहीं होता है। यहां पर त्वरण जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। जैसे इस कंडीशन में यहां पर त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा, इस कंडीशन में त्वरण 0 हो जाएगा, मतलब सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन जो यहां पर 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये तो बेसिक हम लोगों ने मोशन की बात करी। बाकी अभी हम लोग जब आएंगे मतलब वेलोसिटी में आएंगे, देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन वगैरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी बेसिक डेफिनेशन पर। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो डिस्टेंस दूरी और दूसरा है आपका विस्थापन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। क्या बोले, अले जी ने बोलना है, अरे आदत है ऑनलाइन में बोलने का बार बार, इसलिए बोल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझो। यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमको लगा इससे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, लड़का से। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर, यानी इसका एसआई इकाई मीटर होता है। और डिस्टेंस जो होता है याद रखिएगा, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव।
यह कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्यों नहीं होता अभी समझेंगे। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अब विस्थापन क्या है तो याद रखिएगा, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज मीटर। इसका जो ऐसा इकाई मीटर होता है। और याद रखिएगा ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। पहले इसको आप समझते हैं, पहले इतना लिख लीजिए दोनों के बीच में अंतर क्या है। हो गया, चलो अब देखो इसका अंतर समझते हैं, बहुत डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे। अब पहला पॉइंट देकर के देखिए, ये कभी पहाड़ से पे गए घूमने ना, रोड सब ऐसे 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 रहता है। अब मान लीजिए कोई कार है ऐसे जा रहा है, बस से कार से। अब इधर मान लीजिए दूरी जो है ना, ये जो इधर से जा रहा है इसका मान लीजिए 120 किलोमीटर दूरी तय किया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, देखो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। अब यहाँ पर पूछे दूरी कितना, और ये मान लो 17 किलोमीटर है ये, तो दूरी कितना आ जाएगा जी? अब विस्थापन 70 किलोमीटर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो सबसे पहला वाला चीज हुआ। आप कहेंगे सर ये बताइए कि दूरी नेगेटिव कैसे होता है, सॉरी विस्थापन जो है नेगेटिव कैसे होगा? मान लीजिए कि आपको जाना है, यहां से पटना से जाना है दिल्ली, है ना, पटना से जाना है गया, समझो पटना से जाना है दिल्ली, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहुंच गए। अब आपसे पूछे विस्थापन कितना है जी, कहिएगा इधर जाने के बजाय इधर मान लीजिए माइनस, दूरी हमको नहीं पता है कितना, यहाँ से 50 किलोमीटर मान लो, तो विस्थापन कितना आ जाएगा? मतलब जिस डायरेक्शन में आना था उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर विस्थापन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, कोई आप मान लीजिए जा रहे हैं बाइक से, कार से, ऐसे से चलना शुरू किया आप, और चलते चलते आप गए, यहाँ पर रेड लाइट था, यहाँ से मुड़ गए इधर, इधर आप जाते हैं कितना, इधर आप जाते हैं मान लीजिए 4 किलोमीटर गए इधर, या 3 किलोमीटर गए इधर, और फिर इधर मुड़ के 4 किलोमीटर गए और पहुंच गए यहाँ पे। अब आपसे पूछे हैं इस कंडीशन में बताओ दूरी कितना, विस्थापन कितना? तो दूरी वाले तय किए गए पथ की लंबाई 4 3 कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना जी, तो विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब तीसरा, जैसे मान लीजिए ये दौड़ने के लिए जाता है, आप लोग गांधी मैदान जाते हैं, हाँ ठीक ठीक है ठीक है, जहां भी जाते हैं ठीक है। चलो डिस्टेंस क्या है इसका, मान लीजिए इसका रेडियस आर, त्रिज्या आर है, और ये आर मान लो कितना है आपका 7 या 14 मान लो, 14 मीटर है मान लीजिए, 14 मीटर। अब यहाँ से आप जाते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं ऐसे, दौड़ते दौड़ते गए गए गए, और यहाँ पर जाकर के आप एक स्टॉप लगाए, ब्रेक मारे यहाँ पे बी पे, फिर यहाँ से गए गए गए, और यहाँ पर जाकर के आप सी पे रुके, है ना, और इसके बाद फिर यहाँ से फिर वापस आप पहुंच गए किधर, ए पे। अब यहाँ पर आपसे पूछे ए से बी के बीच में बताओ दूरी कितना, विस्थापन कितना? देखो समझो, तय किया गया पथ का लंबाई आपको निकालना है, यहां से यहां तक पहुंचने को आपका पहले इसका सर्कमफेरेंस निकालो। ठीक है, 14 7 से 2 बार में कहता 88 हो गया, इसका आधा कवर किया है ना आप, 88 का आधा कितना हो जाएगा, दूरी हो गया 44 मीटर। विस्थापन बताओ, ये है आपका 14, ये है आपका 14, तो मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है कि नहीं? अब चलो ए से पहुंचो सी पर, तो दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी यहां पे 3/4 कवर कर लिया आप, तो 3/4 गुना 88 66 मीटर आ गया। अब आपको विस्थापन निकालना है, यहां से ये कितना होगा 14, ये भी 14, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, उसको बाहर निकालो त्रिभुज को, थोड़ा सा बाहर निकालिए त्रिभुज को, जब बाहर निकालिएगा तो यहां पर ये हो गया 14, ये भी क्या हो गया 14, इसका अब ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये होगा ना जी, यानी इसको 14√2 लिख सकते हैं क्या, यही होगा, तो विस्थापन 14√2। अब एक चक्कर पूरा लगा लिए, ए से पहुंच गए कहां, ए पर ही घूम के पहुंच गए, तो दूरी हो जाएगा 88 मीटर और विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो यही वाला जो सवाल है आपसे पूछा भी था सुबह वाला, किए थे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन के बीच में क्या होता है, अंतर होता है, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, पहले आप इसे करिए, क्या हुआ, अच्छा वंश मोह एक बार समझाना है। ठीक है, देखो हाँ ठीक है चलो चलो समझते हैं, यहां पर एक सर्कल है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना एक द्वितीय पथ है, इस पर हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, जैसे चक्कर लगाते हैं आधा चक्कर लगाते हैं यहाँ पर रुक जाते हैं, बड़का फर्क है, गांधी गांधी मैदान समझ लो, पूरा एक चक्कर लगाने का पॉसिबल है जी, लगा लेते हो तुम लोग, हाँ अरे ठीक है, आधा चक्कर लगा के यहाँ पर ब्रेक मारे, फिर इसके बाद चले यहाँ पे एक दोस्त मिल गया, फिर उधर से उल्टा चक्कर लगा कर आने लग गए फिर यहाँ से जाकर के पूरा कंप्लीट कर लिया। अब दोस्त मिला के दोस्त नहीं सब डिसाइड करो तो यहाँ से जैसे ए से बी पे पहुंचे, समझो अब ये जो पूरा सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस कितना है, इसका सर्कमफेरेंस निकलता है 2πr से,
2 गुना 22/7 गुने 14, ये निकल गया 88, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाओगे तो 88 मीटर घूमोगे। लेकिन आधा चक्कर लगाए यहां से यहां तक, तो दूरी क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, यानी तय किए गए पथ की लंबाई। तय किया गया पथ क्या है? ये है, और इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 44 मीटर, दूरी हो गया। अब ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। इसके बीच जो न्यूनतम दूरी होगा वो क्या होता है? विस्थापन होता है। इसके बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा? इसका डायमीटर होगा, इसका व्यास। जब व्यास निकालो तो क्या होगा? 14 और प्लस 14 कितना आ गया? 28 मीटर। तो यहां से चलो फिर यहां तक पहुंच गए। अब देखिए आपका तय किया गया पथ का जो लंबाई है क्या हो गया? 3/4 गुना 88, यानी 66 मीटर हो गया। लेकिन यहां से विस्थापन देखो, यहां से लेकर यहां तक ये विस्थापन है। अब देखिए इसको यहां से मिलाइए, यहां से मिलाइए, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि ये जो है इसका बेस भी 14 है और हाइट भी क्या है आपका? 14 है। इसका विकर्ण जो निकालिएगा ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा ये 14√2 आ जाएगा। जैसे पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहां पर आपका पूरा एक चक्कर लग गया, तो दूरी कितना हो गया? 88, और प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक है, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। ये बात समझ में चलिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, एक सवाल करते हैं। अभी सवाल को करिए आप लोग। एक गाय काव है ना, एक गाय 7 मीटर की रस्सी से, रस्सी मतलब डोरी है ना, रोप बंधी है। अगर ये 2.5 चक्कर लगाती है तो दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? कह रहा है देखो ये खूंटी है, इससे 7 मीटर की दूरी, 7 मीटर की डोरी से एक गाय बंधी है, 7 मीटर है ना जी, हाँ। कह रहा है ये 2.5 चक्कर लगाती है इसमें, तो देख लेते हैं। यहां पर आपका पहले देखो एक चक्कर में कितना कवर करेगा? ये एक चक्कर में 44 कवर करेगा, ठीक है। तो 2.5 चक्कर में कितना करेगा? तो दूरी कितना हो जाएगा? अब विस्थापन, अरे विस्थापन 14 मीटर, क्या कि 7 + 7 है ना। इस तरह का सवाल आपसे यहां से बन सकता है, बना देंगे? चलिए बहुत बढ़िया। और दें? अच्छा देंगे अभी आगे, बिल्कुल। इसमें न्यूमेरिकल, ये बहुत न्यूमेरिकल कराएंगे, चिंता मत करिए। यहाँ पर देखो लोग आईडी बांट रहा है अपना, आप मेरी आईडी सर्च करो, इसी आईडी को ओके ओके भी बोल रहा है, बताओ है ना। एक कह रहा मैं अकेला रहता हूँ, अरे भाई अकेला। एक है कह रहा है कि रेखा जी आप कहां से हो बताइए। इन लोगों को पढ़ाई लिखा। चल अगला है, नेक्स्ट है, समझिए। अब तक हम लोगों ने जो देखा डिस्टेंस जो है, कोई भी आप एग्जांपल निकाल के देखो, अभी जितना भी एग्जांपल देखे हैं, दूरी ग्रेटर देन होगा। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए आप ये समझो कि एक यही पथ है, इसको हम फॉलो करते हुए यहां से ए से बी तक पहुंचे, और मान लीजिए इसके बीच का दूरी है 10 मीटर, यहां पर दूरी भी कितना होगा? 10 मीटर होगा, और विस्थापन क्या होगा? 10 मीटर होगा। तो यानी कि इस कंडीशन में याद रखिएगा डिस्टेंस जो होगा ना, या तो बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से, या फिर उसके क्या होगा? बराबर होगा, है ना। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां से क्या आ गया? दूरी बटे विस्थापन, इसका जो मान होगा ये या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। इसी को उल्टा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? विस्थापन बटे दूरी जो है ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ये रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछता है, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूरी विस्थापन का डाउट क्लियर है सबको? अब हम लोग बात करते हैं स्पीड एट वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी 44 कैसे आया? अच्छा चलो देखते हैं। ये 44 जो आया ना, इसका देखो सर्कमफेरेंस निकालो, इसका सर्कमफेरेंस निकालिएगा तो क्या होगा? 2πr, तो 2 गुने 22/7 गुने 7, ये क्या आ गया? 44 आ गया, ठीक है जी। करिश्मा एंड भारती, चलिए। हाँ क्या नहीं समझ में आया? अच्छा स्लाइड, ओके चलिए। वो न्यूमेरिकल को नॉर्मिकल लिख रहा, चलिए कोई नहीं, हम लोग इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। नोट में लिख लेना है तो खैर पता ही है, लेकिन लिख लो नोट में एक पॉइंट कि दूरी को वाहन के द्वारा तय की गई दूरी ऑडोमीटर से मेजर करते हैं। लिख लो, ऐसे पता ही आप लोगों को, लिखा दिए हैं, ठीक है। अच्छा चलो याद हो गया ना, ठीक, इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड यानी चाल, और दूसरा है वेलोसिटी यानी वेग। तो पहले स्पीड देख लेते हैं। स्पीड के बारे में याद रखिएगा कि स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और यह एक अदिश राशि है। सीक्वेंस जारी रखो तुम, लाइन में लाइन मिला रहा है एकदम जी। चलो यहां ध्यान दो, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, और यह कभी नेगेटिव नहीं होता, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। और वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यह एक सदिश राशि है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो SI यूनिट है ये भी मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन याद रखिएगा ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे औसत वेग क्या होता है, फिर औसत चाल क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पहले आप इसे लिखो। हो गया, कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चलें, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि स्पीड बटे अगर वेलोसिटी की बात करें, यानी पहले तो ये याद रखिएगा कि स्पीड, अच्छा माइक अच्छा बंद हो गया है क्या? आवाज ठीक है? चलो ठीक है, चलो समझो यहाँ पे। अब मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे चाल बटे वेग, स्पीड बटे वेलोसिटी अगर लिखे हम लोग, बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे क्या, दूरी बटे समय बटे विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं जी। समय समय काट दो, कट गया, तो क्या रिलेशन आया हमारे पास, चाल बटे वेग बराबर दूरी बटे विस्थापन। ये रिलेशन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आप लोग जानते हैं, अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे दूरी बटे विस्थापन का मान क्या होता है, आप लोगों को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ना जी। इसी प्रकार चाल बटे वेग का जो मान होता है, ये भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से सवाल आपसे बनेगा, है ना। इसमें याद रखिएगा, चाल जो होता है या तो बराबर होता है या ज्यादा होता है किसके, वेग के, ये आपका सवाल बनेगा। और नोट में लिख लीजिएगा, किसी निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग औसत वेग की बात करेंगे और फिर औसत चाल की बात करेंगे, फिर देखेंगे चाल, क्योंकि दूरी क्या होता है, बड़ा होता है इससे विस्थापन से, है ना। देखिए रिलेशन है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्योंकि दूरी विस्थापन से बड़ा है ना, इसलिए आपका चाल भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, वेग से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। चला आगे। अब औसत वेग और औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र याद रखिएगा, एवरेज स्पीड। अभी ये सब बेसिक चल रहा है बहुत, है ना, ये सब बिल्कुल बेसिक है, असली कहानी कल प्रारंभ होगी इसमें। औसत चाल जो है ये क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे सवाल बनेगा अभी कराएंगे आप। जबकि औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ये होता है क्या, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब इसे क्वेश्चन करिए पहले। एक बालक, हाँ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, लिख लेना, क्वेश्चन करना। फिर एक बालक पहले 8 सेकंड में 60 मीटर की दूरी, पहले 8 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है तथा अगले 7 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका, अच्छा अगले है, ठीक है लिख लो, अगले 7 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। इस तरह का एक तो बेसिक सवाल बनेगा आपसे, ठीक है। तो क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी देख लो कितना है, कुल दूरी है 60 + 90 अब बटे 8 + 7, ये है ना, 150 बटे 15 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए करिए पहले इसको, फिर चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल है, एक कार शहर ए से डी 10 घंटे में जाता है तथा 5 घंटा, चलो ठीक, 5 घंटा में वापस आ जाता है। अगर शहर ए से बी की दूरी 300 किलोमीटर है तो कार की चाल क्या होगी, कार की चाल तथा वेग क्या होगी। तो देखो, चाल, औसत चाल, मतलब औसत चाल और औसत वेग लिख लो, औसत चाल और औसत वेग, औसत वेग। अब देखो औसत चाल निकालना है तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ए से बी जा रहा है और आ रहा है, कुल दूरी कितना हो गया, 600 बटे कुल समय 10 + 5, यानी इसको 600 बटे 15 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अब औसत वेग पूछे, कुल विस्थापन कितना है, अरे ए से बी जा रहा है, बी से वापस आ रहा है, जहां से, अरे यहां से गया यहां आया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। समय कितना लग रहा है, तो 0 बटे 15 कितना, 0 किलोमीटर पर। ठीक है, इस तरह अगर आपसे पूछ दे कि कोई बालक किसी वृत्तीय पथ का एक चक्कर 20 सेकंड में कंप्लीट करता है ना, अगर वृत्तीय पथ का त्रिज्या 21 मीटर है तो उसका औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। बस इस तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे। आगे बात समझ में है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
एक्सेलरेशन की, और फिर हम लोग बात करेंगे रिटार्डेशन की। त्वरण, त्वरण के बाद बात करेंगे मंदन, और फिर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर अलग अलग कंडीशन है, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर हम लोग लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, फिर सर्कुलर मोशन देखेंगे, है ना, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, तब जाकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये मान लीजिए कल जाकर के हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए, देखते हैं। अगला है हमारा त्वरण, एक्सेलरेशन। याद रखिएगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, समय के साथ वेग में वृद्धि। एक्चुअली एक्सेलरेशन जो होता है ना, समय के साथ वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग में जो कमी होता है ना, जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसे मंदन कहते हैं, या फिर उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप इसका डेफिनेशन, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझिए, एक्सेलरेशन मान लीजिए कोई पिंड है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और इसका t सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है बढ़कर के क्या हो जाता है, v हो जाता है। एक्सेलरेशन को निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, v माइनस u अपॉन क्या होता है, t होता है। ये सूत्र आपसे पूछा जा सकता है ना, और इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यह कैसी राशि है, याद रखिएगा यह एक सदिश राशि है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहां से करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे रिटार्डेशन की, फिर इससे कंडीशन देखेंगे, फिर इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इसके बाद ग्राफ वगैरह कैसे बनता है, जैसे सुबह में एक था ना सवाल जी ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाला भी देखेंगे कैसे ग्राफ बनता है अलग अलग कंडीशन में। चला आगे, अच्छा ठीक है लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, एक कार 10 सेकंड में विराम से 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग को प्राप्त करता है, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग को प्राप्त करता है, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण क्या होगा, 7.2। अरे वाह कमाल कर दिया आप तो एकदम है। पहले यहां पर किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है 5/18 से गुना कर देते हैं। हाँ अब ठीक है ना, 5 चौके 20 हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी है ना जी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्या है कि विराम से कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। v है आपका 20, u है आपका 0, t आपका है 10, क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन, तो हम लोग रिटार्डेशन की बात करते हैं। यूनिट का भी ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड नहीं लगा देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना सबको, कुछ भी नहीं आया समझ में पूछना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट है, चला आगे, रिटार्डेशन यानी मंदन। मंदन का मतलब क्या होता है कि जब समय के साथ वेग में क्या हो, कमी हो, जब समय के साथ वेग में क्या हो, कमी हो, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब याद रखिएगा जो रिटार्डेशन, इसे आर से डिनोट करते हैं, रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस v अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना जी। जहां पर u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, v क्या है आपका अंतिम वेग, और t है आपका समय। और यहां पर रिलेशन याद रखिएगा a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस r होता है, या फिर इसी रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे ही याद रखिएगा ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अब इससे भी एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, पहले आप इसे लिखो फिर इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं। हो गया, चल रहा है ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पहले इससे रिलेटेड, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर वो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को मंदन कहते हैं, इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, है ना। अरे सिंपल, ये एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट है। मान लीजिए स्कूटी चला रहे हैं, है ना, और वहां पर एक्सेलरेट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन है ना, और जब ब्रेक लगाते हैं, हालांकि पैर से भी ब्रेक लगाते हैं कौन, पता ही है ना? हम जब चलते हैं सड़क पे तो हम दूर रहते हैं 2-3 चीज से। अरे ऐसे बोलो, एक तो ई रिक्शा से दूर रहते हैं और दूसरा स्कूटी से दूर रहते हैं। चलो खैर समझिए, यहाँ आइए। अच्छा एक नहीं, मतलब वही 2 चीज सही रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, समझिएगा क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट है, अगर एक बाइक सवार, कहां पर जी, बाइक सवार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से कहां चलेगा, मरीन ड्राइव में। रात में तो लोग चक्कर लगाता है ना। 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तथा ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में, है ना, डिस्क ब्रेक लगाया एकदम, है ना, 5 सेकंड में विराम को प्राप्त कर लेता है ना, विराम को प्राप्त कर लेता है, तो अरे तो त्वरण क्या होगा ये पूछ रहे हैं, तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन मैंने पूछा है ना। अब ऑप्शन हम दे रहे हैं, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लेते
u क्या है आपका 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी 90 गुने 5/18 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। समझिए अभी थोड़ा सा। v कितना है आपका 0 है। निकालना क्या है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन तो हम बोल नहीं किए हैं। v माइनस यू अपॉन टी, v 0, u कितना 25, t कितना 5, तो c होगा कि d होगा बताओ? d होगा ना जी, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर रिटार्डेशन पूछता तब आपका c होता। बात समझ में आया? तो सवाल इस तरह से पूछता है और यहाँ पर बच्चा सब c लगा के आ जाता है, कोई गलती नहीं करिएगा, d लगाना है ऐसे में। हैं बुद्धि लगाएंगे, अच्छा d लगाएंगे, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। मंदन पूछेगा, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन बदलता, मंदन करता है c हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्या हुआ? ग्राफ अभी करेंगे ना, अब ग्राफ पे आते हैं। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। चलो समझते हैं क्या हुआ। टाइम तो 8:30 तक है ना, तुम लोग रोज ही करेगा क्या? हैं चलो नहीं 9:30 तक है, 8:30 तक क्लास चलेगा। ऐसे देखिए क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जनवरी पेपर तुम लोगों का, ठीक है। तो चलो अगला हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर इसके बाद ग्राफ की बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर एक समान त्वरण, याद रखिएगा जब समान समयांतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, है ना, समान समयांतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, यानी कि मान लीजिए समयांतराल में, जब समान समयांतराल में या समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, यानी कि हर सेकंड में मान लीजिए वेग जो है इसमें कितना 2 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर सेकंड में। पहला 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे में क्या हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, चौथे में आपका 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये क्या हो गया आपका, बदल गया ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर किस हिसाब से हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना जी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इससे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन समझिएगा, अगर कोई कार 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रहा है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो विराम से 10 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी बताइए। एक समान त्वरण से चल रहा है, एक्सेलरेशन आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, विराम से चल रहा है, आपको ये दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, सिंपल है। देखो फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है। यहां से आप हमें लिख सकते हैं क्या, ये बताइए, at इज इक्वल टू v माइनस यू, यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस at, ये होगा ना जी। और यही गैलीलियो की गति का पहला समीकरण भी है, यहीं से आता है, इसी तरह से आता है ये पहला समीकरण। और याद रखिएगा गैलीलियो की गति का जितना समीकरण है ना सब इसी कंडीशन में वैलिड है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है तीनों समीकरण। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो गैलीलियो की गति का समीकरण वहां पर नहीं लगेगा, वहां पर वो इनवैलिड हो जाता है। तो गैलीलियो की गति का तीनों समीकरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वैलिड रहता है। यहां पर आप v निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा v, बताइए u कितना है 0, a कितना है 4, टाइम कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका इस तरह से एक सवाल बनेगा। अब हम लोग चलते हैं, हाँ हाँ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब एक समान मंदन, है ना, एक समान मंदन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, चला मूव करें। इसके बाद फिर ग्राफ पे आते हैं और ग्राफ देख करके फिर हम लोग इस आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे ग्राफ करके। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर हम लोग इसे कहते हैं असमान त्वरण, यानी कि जब समान समयांतराल में वेग में असमान परिवर्तन, समान समयांतराल में वेग में असमान परिवर्तन। अब देखिए इसका उदाहरण आपसे पूछता है, उदाहरण भी बता देते हैं आपको, यानी अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या है इसका कि पहले सेकंड में जैसे मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड था, ये बढ़ करके हो गया दूसरे सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड, चौथे सेकंड में आपका 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, पांचवें इसके बाद अगले सेकंड में जाकर मान लीजिए ये घट करके फिर से 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है बढ़ रहा है, घट रहा है। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल जैसे लिख लीजिएगा, इसका एग्जांपल यही एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई बॉल, या ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई कोई पिंड, गिरता हुआ कोई पिंड, नीचे की ओर गिरता हुआ कोई पिंड, तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा बताइए। इस पर जो त्वरण लगेगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, है ना, जी के बराबर। जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना जी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, जब एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, त्वरण नियत रहे। इसी तरह मान लीजिए कोई बॉल है, इसको आपने ऊपर फेंका है, यहाँ पर भी आपका ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.8 हो जाएगा बस, है कि नहीं, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट है ना, सामान्य रहेगा। अब देखिए ये जो है ना, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, क्या होगा, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, जैसे अभी यहाँ पर निकलिए मुसल्लापुर हाट में, अभी स्कूटी लेके, बाइक लेके, है ना, अच्छा बाइक से, ठीक है, समझिए। तो आप जैसे थोड़ा बढ़िएगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेट करिएगा, फिर ब्रेक लगाइएगा, यानी कि स्पीड एक बार बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। यानी कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बाइक या स्कूटी की गति, है ना। चलो इसे आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं ग्राफ। पानी है, पानी।
क्या हुआ? अच्छा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल पहले लिख लीजिएगा। एग्जांपल पहला, ट्रेन में कोई सिक्का, ट्रेन में सिक्का उछालने पर, आप लोग कभी ट्रेन में बैठिएगा ट्राई भी करिएगा, है ना, बट अगल बगल वाला पैसेंजर से थोड़ा ना पता नहीं लोग ले सिक्का उछालने पर अगर ये सिक्का जो पैसेंजर है या व्यक्ति है, कुछ भी लिख लीजिएगा, पैसेंजर के हाथ में वापस आ जाए तो ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी ट्रेन एक समान गति कर रहा है, ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। इट मींस ये है ना, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। दूसरा, अगर बात वही सब लिख लीजिएगा, अगर सिक्का पैसेंजर के सामने गिरता है, पैसेंजर के आगे या सामने, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, आगे या सामने गिरता है, तो ट्रेन मंदन में है, यानी रिटार्डेड मोशन में है। ट्रेन क्या है? मंदन में है, यानी कि ब्रेक अप्लाई किया हुआ है ट्रेन ने, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? नेगेटिव है ना जी। और तीसरा, अगर सिक्का पैसेंजर के पीछे गिरता है तो ट्रेन त्वरित गति कर रहा है, यानी ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में है, ट्रेन त्वरित गति में है, या इंग्लिश में लिख लेना एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है इसका क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये कंडीशन 3 है, याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। वैसे सिलेबस में होगा बाबू, है ना। चलो बस एक एक देख लेते हैं, फिर दे देंगे। अब हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ? अच्छा माइक, हाँ ठीक है ठीक। चलो अब देखो, अभी हम लोग बात करेंगे, अब दूरी समय नहीं लिखे हो क्या? लिख लिए हो, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूरी समय ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसका देखो, पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु किसमें है? विराम में है। जब वस्तु किसमें है? विराम में। और कौन सा ग्राफ देख रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। तो यहां पर ये मान लीजिए डिस्टेंस है, इधर दूरी, और ये क्या है? आपका समय। अब वस्तु बाबू है विराम में, विराम में है, तो ये बताओ कि हर समय उसका जो दूरी रहेगा, किसी भी समय आप देखिए उसका दूरी समय रहेगा ना जी, चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। यानी कि सारा बिंदु को मैच करिएगा तो ये क्या बनाएगा? इसे एक सरल रेखा बनाएगा। किसके पैरेलल है ये सरल रेखा? यानी कि समय अक्ष के समानांतर, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जब वस्तु एक समान गति कर रहा है ना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसे बनाइए, ये समझ में आ गया ग्राफ सबको? ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जब पिंड एक समान गति कर रहा है, यानी वेलोसिटी जो है उसका कांस्टेंट है, जब वस्तु एक समान गति कर रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है क्या है? आपका जीरो है। यहां पर जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, दूरी इधर, समय इधर। अब देखो यहां पर जब आप इसको मान लीजिए कि हर समय ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, मान लीजिए पहले सेकंड में इतना दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में इतना दूरी तय किया, है ना, तीसरे सेकंड में भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है सेकंड में, तो यहां पर जो आपका बनाएगा ये ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, है ना। यानी ये क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन विथ, मतलब क्या बोलते हैं स्लोप को हिंदी में? अच्छा हाँ, विथ पॉजिटिव, लिख दे रहा हूं, हाँ पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या? ऊपर क्या बोलेंगे जी इसको? अच्छा सकारात्मक, हाँ वाह, हमारा हिंदी लेकिन हो जाएगा बढ़िया। सकारात्मक ढाल वाली सरल रेखा, है ना, ये बनाएगा। ठीक है, चलो ढाल है ना, ढाल नहीं ढाल, अरे ढाल, ढाल नहीं है, ढाल है ना, ढाल ऐसे होता है, ऐसे। ठीक ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब एक समान त्वरण से गति कर रहा हो, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब देखिए, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यानी समान त्वरण से गति कर रहा हो, इस कंडीशन में क्या होगा? कैसे बनेगा ग्राफ? देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दूरी और समय। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये भी हो सकता है ना कि जैसे यहाँ पर दूरी क्या मतलब जो होगा, वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा एक कंडीशन में, और मान लीजिए कि अगर रिटार्डेशन होगा तो घटेगा भी, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जैसे बढ़ेगा ना, तो पहले ये टाइम है, तो पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो पहले धीरे धीरे कम डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका टाइम, तो स्पीड भी बढ़ता जाएगा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लग जाएगा, है ना। यानी कि इस तरह का आपका क्या होगा? ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा। ये जब वेग बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और इसी का जस्ट अपोजिट लिख लेना, जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है।
जब यूनिफॉर्म क्या है, रिटार्डेशन हो, यानी कि जब एक समान मंदन हो, उस समय आपका जो ग्राफ बनेगा दूरी का और समय का, वो कैसे बनेगा, तो वो इस तरह से बनेगा। पहले देखो क्या होगा, ज्यादा दूरी कवर करेगा, धीरे 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 कम दूरी कवर करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, मान लीजिए मुसल्लापुर हाट में आप बाइक चला रहे हैं, तो इसमें ग्राफ जो बन जाएगा, लिख लीजिएगा इस तरह से, आपका जिगजैग जिगजैग ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। उसमें कोई फिक्स स्लोप आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। बाकी और ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी टाइम का और एक्सेलरेशन टाइम का, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। लेकिन ना जब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, हाँ अब छोड़ देते हैं, नहीं तो ऊपर चला जाएगा दिमाग से, बाहर जा।